तो जैसा कि दोस्तों हम लोग कल तो हम लोग संडे स्पेशल में थे। पिछले सप्ताह में हम लोगों ने हिस्ट्री के 5वां चैप्टर को शुरू किया था, जिसका नाम था अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसमें हम लोगों ने औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिकरण के परिणाम को पढ़ लिए। उसमें जो आविष्कारक था उसको पढ़ लिए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे मजदूरों का जीवन कैसा था पहले और आज दोनों को। कहानी को थोड़ा सा शॉर्ट में सुन लीजिए, उसके बाद पूरा हम पढ़ते चलेंगे। देखो, जब तक औद्योगिकरण नहीं आया था तो बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं थे। तो हम लोग को खास करके अगर अपने भारत की बात करें तो यहाँ पे तुमको मुख्य रूप से था कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, यानी छोटे छोटे उद्योग थे। और मुख्य रूप से ये छोटे स्तर पे होते थे, ग्रामीण स्तर पे होते थे, और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल जाता था। अर्थव्यवस्था में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी, राष्ट्रीय आय में भी भूमिका होती थी, काहे कि बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए होते थे। ठीक, एक चीज और था, इस टाइम पे लघु उद्योग था, यानी कि ज्यादातर जो काम है वो हाथों से होता था। बुनाई करना हो, छटाई करना हो, या जो भी कार्य करना हो, सब कैसे होता था, लेकिन लोगों का जीवन बेहतर चल रहा था। ठीक, बाद में औद्योगिकरण आएगा, और औद्योगिकरण के सामने जब यहाँ पे प्रतिस्पर्धा आएगा, यानी कंपटीशन आएगा बाजार में, तो उन बड़े बड़े फैक्ट्रियों के सामने ये छोटे उद्योग नहीं टिक पाएंगे, यानी बड़े उद्योगों के सामने ये नहीं टिक पाएंगे। और जो यहाँ पे तुमको एक तरह से मालिक थे कुटीर उद्योग के, वो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मजदूर बन जाते। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक छोटा अभी कोचिंग खोले हुए हैं, बाकी के भी यहाँ पे है, सब छोटा छोटा है। ठीक, मान लो कोई बड़ा कोचिंग जो ऑल इंडिया में एकदम नामी है, जाना माना है, कोई भी हो, वो यहाँ पे आकर के अपना एक ब्रांच खोल दे, हम लोगों की क्या हालत होगी? क्या आप लोग आइएगा? वही सुविधा, वही पैसा, उससे भी बेहतर सुविधा आपको एक ब्रांड कोचिंग से मिलेगा, तो सीधी सी बात है आप उसकी ओर आकर्षित होइएगा। तो हम लोगों का तो ये कुटीर उद्योग गया बंद हो जाएगा। ठीक, आज भले मेरे पास एक स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन लगभग तो इधर ही क्षेत्र में जितने भी कोचिंग है सबको वही हस्तलेखा चल रहा है, हाथ से ही पढ़ाते हैं बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। अब उसके सामने डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक, एसी तुमको मिलेगा, फी वही रहे, तो तुम किधर जाओगे? जाहिर सी बात है उसके ओर सब आकर्षित होगा। ठीक, कहानी सुनो पहला। तो इस ऐसे में क्या होगा, मेरा जो ये कुटीर उद्योग है क्या हो जाएगा? बंद पड़ जाएगा। अब हमारे जीवन के कुछ तो मूलभूत आवश्यकता है, वो हमको चाहे। हम फट्टा मंगाए हैं, चुपचाप रहो सब। अगर ये लड़का हम पढ़ा रहे हैं तो तूने भीड़ा कैसे? ठीक, तू पिछलका पे चल जाओ, समस्या खत्म। ए लड़का चुप, अरे लड़ने तो चल ना, भारत पाकिस्तान की युद्ध लड़ल जाए, क्या ये अपने में लड़े में लगल है। हमरा भूलवाहू दिया बैलवन, हम का बोल रहे थे, काका बोले पता है? अरे तोरा ना पता है, एक से पूछे भीड़े में लगल था, क्या बोले हैं? वो है के आधार पर तुमको यहाँ पढ़ना है, पूरा चैप्टर के सार बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, और शॉर्ट में, तो पहले कहानी समझ लो। तो मेरा कोचिंग का होगा जी, बंद पड़ जाएगा, मेरा उद्योग गया खत्म। बड़े उद्योगों के सामने मेरा उद्योग नहीं टिक पाएगा, लेकिन मेरे जीवन का कुछ मूलभूत आवश्यकता तो है, उसकी पूर्ति तो हमें करनी है, और मेरे पास बस एक ही कला है, हमको पढ़ाना आता है। तो मैं क्या करूँगा? मेरा उद्योग तो बंद, तो जो बड़े उद्योग हैं उन्हीं के पास हम क्या करेंगे? नौकरी मांग लेंगे कि आप संस्था न खोलिए, टीचर कहाँ से लाइएगा? तो चलिए टीचर के रूप में हम ही आपके यहाँ काम कर देते हैं, यानी मालिक से क्या बन जाएंगे? एक मजदूर के रूप में।
वही हुआ कुटीर उद्योग के मालिकों के साथ। जब बड़े बड़े उद्योग लगे तो उनके सामने कुटीर उद्योग नहीं टिक पाए, और जो मालिक थे वो अब मजदूर बन गए, वेतन पे खटने लगे। इस तरह से उनकी स्थिति खराब हुई। अब बताओ, यहाँ पे है तो हम अपन मर्जियां से काम कर रहे हैं, क्या दूसरे संस्था में हम जाएंगे तो वहां अपने मर्जी से हम काम कर पाएंगे? वो जितना देर हमको खटवाएगा हमको खटना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह के कुछ परिस्थिति रही है। बाद में जब मान लो हम टीचरों को लगे कि कोचिंग बहुत अत्याचार कर रहे हैं हम टीचरों पे, आंदोलन करेंगे, सुधार करवाएंगे, सुधार होगी। तो उसी तरह का पूरा घटना यहाँ पे तुमको पढ़ना है। बस यहाँ जो कोचिंग और टीचर बताएं उसके जगह तुमको रखना है बड़े बड़े उद्योग और कुटीर उद्योग के जो लोग हैं, मजदूर हैं, उनको। ठीक, जो मालिक थे जो मजदूर बन जाते हैं आगे चल के, उनको। और उसी के आधार पर समझना है कि कैसे उनका जीवन बदला है और कैसे आज भी एक चुनौती बना पड़ा है। तुम्हें कहला भी रहे सर मार रहे टेस्ट में है उला हमारा जब हमू पीटो। चलिए इधर आप आ जाइए आप लोग चैप्टर पर। सार वही है, उसी के आधार पे आप कहानी को समझते जाइए। सबसे पहले देखिए, जब औद्योगिकरण आया तो पहला चीज ये क्या किया, फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया, यानी बड़े बड़े फैक्ट्रियों की स्थापना होने लगी। फैक्ट्री उद्योग में अंतर बता दिए हैं। ठीक, इससे क्या हुआ कि जो गृह उद्योग थे यानी छोटे छोटे जो उद्योग थे वो क्या हो गए, वो बंद पड़ गए। समझ गए बुआ, छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो बंद पड़ गए और उसके जो मालिक थे वो क्या हो गए, अब मजदूर बन गए और उनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा वेतन पर निर्भर हो गया। जिस फैक्ट्री में अब उद्योग में वो काम कर रहे हैं वहां वो वेतन मिलेगा, उसी से उनका जीवन यापन चलेगा। इसमें तुमको औरत और बच्चे भी शामिल थे। अब ये लोग गए तो फैक्ट्री में उस टाइम पे एक प्रॉब्लम थी, यहाँ भी ब्रिटेन में भी। वहां पे लोगों को इतना देर खटाया जाता था, 16 से 18 घंटा आपको काम करना है। सोच लो, वेतन एकदम न के बराबर, इतना कम कि उससे आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो सकती है। छुट्टी तो आप भूल जाइए, अगर आप छुट्टी लेते हैं आपका वेतन कटेगा। आप काहे ना बीमार पड़ जाएं, आप बीमार भी हैं तो आपका एक तो कि वो इलाज करवाएगा नहीं आपका, जबकि आज होता है आपकी इलाज है, सबके जो जिम्मेवारी वो जिसमें आप काम करें उसी का होता है, बड़े बड़े उद्योग जो हैं। लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं, वो नहीं था। चलो ठीक है, यहाँ तक था कि मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, 2-4 दिन आप नहीं आ पाए तो आपका वेतन भी कटेगा, आप काम पे नहीं आए। तो इस तरह की उनकी परिस्थिति थी। औरतों और बच्चों से भी यहाँ पे 16 और 18 घंटे कार्य करवाए जाते थे, जबकि शक्ति में देखो तो औरत और बच्चे एक पुरुष के मामले में कम होते हैं, लेकिन उनको भी जो भी वो काम करते थे 16 से 18 घंटा उनको काम करवाया जाता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उस टाइम के जितने भी नियम कानून थे, चाहे वो इंग्लैंड में हो चाहे भारत में कहो, वो सब नियम कानून वहां के जो मालिक हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके पक्ष में थे। वो अपने अनुसार बनवाए हुए थे, तो नियम आपको मानना पड़ेगा। बेरोजगार मजदूर जिसमें कि महिलाएं भी शामिल थी, आक्रोश में आकर के मशीनों को तोड़ने और जलाने लगे। इस कहानी को समझो, यहाँ पे ये चीज चल रहा है। फिर भी यहाँ पे एक चीज और हो रहा था, छोटे छोटे उद्योग तो बंद होते ही जा रहे थे। इनकी मजबूरी थी काम करना 16 से 18 घंटा, क्योंकि घर की कुछ जरूरतें हैं, तो काम कर रहे थे। अब जैसे जैसे ये काम कर रहे थे इनका उत्पादन बढ़ रहा था, उतना ही जितना इसका उत्पादन बढ़ रहा था उतना ही कुटीर उद्योग के लिए वो क्या हो रहा था, वो एक चुनौती बन के खड़ा था उसके सामने। और उतना ही जितने तेजी से बड़े उद्योग आगे बढ़ रहे थे उतने तेजी से छोटे उद्योग बंद पड़ रहे थे। तो जब बंद हो रहा था तो उसमें जो काम करने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो रहे थे, तो बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। अब बेरोजगारी बढ़ रही थी तो बड़े बड़े तादाद में एकदम भीड़ लगा लगा करके लोग कहाँ जमा हो जा रहे थे, शहर के फैक्ट्रियों में। अब शहर के फैक्ट्री में घर की तो जरूरत है, तो देखा कि चलो 500 नहीं मिलता है, 300 तो मिल रहा है, हम नहीं लेंगे तो ये 150 में चल जाएगा। तो इस तरह की परिस्थिति बन गई। जो उद्योगपति थे, जो मालिक थे, उनको आसानी से मजदूर मिल जाते थे। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब यहाँ पे हालत दोनों के खराब है। एक जो बेरोजगार मजदूर है उसका भी हालत खराब है क्योंकि उसको काम मिल नहीं रहा है। दूसरा जिसको काम मिल गया है उसका भी यहाँ हालत खराब है, उसको विशेष सुविधा नहीं है,
मतलब कि हाल ऐसा हो गया है कि जो नहीं है वो सोच रहा है कि हमको ये काम मिल जाता, और जिसको मिल गया है वो भी कोई खुश नहीं है, सुखी नहीं है, वो भी उस चीज से परेशान है, क्योंकि इतना उसको टॉर्चर किया जा रहा है कि मजबूरी में टॉर्चर सह रहा है। और एक दिन इतना सहते सहते एक लिमिट जब क्रॉस करता है तो ये लोग मिल करके और वो जो बड़े बड़े उद्योग के जो मशीन है उसको जलाने लगते हैं, हड़ताल करने लगते हैं, उसको तोड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यही आया है जिसके वजह से हमको काम नहीं मिल पा रहा है। अगर ये मशीन नहीं होता तो औद्योगिकरण की शुरुआत नहीं होती, मेरा उद्योग बंद नहीं होता, हम लोग बेरोजगार नहीं होते थे। इस गुस्से में लोग क्या करते हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल थी, सब लोग मिल करके क्या करने लगे, मशीनों को तोड़ने और जलाने लगते हैं। सालियल है हम ये 3 गो बुंदा करके ना गलत दिखाई दी थो। आगे देखो फिर क्या होगा। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को एकदम नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। मूलभूत आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं कर सकता था, 18-18 घंटे काम करेंगे, ठीक। और यहाँ पे देखो बता गया है कि उनके पास दैनिक उपभोग के पदार्थों को खरीदने के लिए भी धन नहीं था, इतना भी पैसा नहीं मिलता था कि रोज के जो उपयोगी वस्तु है उसको भी हम खरीद पाए। तब जाकर के यहाँ पे 1830 से 48 के बीच मजदूरों ने अपना संगठन बनाना शुरू किया, एकजुट हुए और लंदन में आंदोलन किए। पहले वहीं हुआ है क्योंकि औद्योगिकरण की शुरुआत वहीं, तो कष्ट तो पहले लोग वही सहा। अब यहाँ से एक बात सोचना, जो लोग अपने देश के लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं वो हमारे देश के लोगों का क्या गति किए होंगे, आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मजदूर जो लोग हैं वो लोग संगठित होकर के कुछ अपना अधिकार के मांग किए, समय के कम कीजिए, वेतन बढ़ाइए, छुट्टी दीजिए, इस तरह कुछ मांग किए और उसके लिए आंदोलन करना शुरू कर दिए। कहाँ? लंदन में, ठीक। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में है। तब जाकर 1832 में एक अधिनियम आया था, सुधार अधिनियम। लेकिन इस अधिनियम का खाली नाम रहा कि सुधार अधिनियम आया है, ये हमेशा सरकार करती है। शुरू से इतिहास उठा के देखो, जब आप आंदोलन करेंगे तो आपको आंदोलन करते हुए आपकी बात मानेगा नहीं, वो आपको इग्नोर करेगा, और जब मानेगा तो नियम कानून बनाएगा, लेकिन सिर्फ बनाएगा, उसको लागू सही तरीके से वो नहीं करेगा। फिर लागू करवाने के लिए आप आंदोलन करिए तो धीरे धीरे वो बनता है। तो यहाँ पे सुधार अधिनियम तो बनाया गया इंग्लैंड में 1832 में, लेकिन कोई फायदा नहीं। सोचो इस सुधार अधिनियम में उनको एक वोट करने तक का भी अधिकार नहीं मिला। वहां पे चुनाव होता था तो इन लोगों को वोट करने का भी अधिकार नहीं था। अब वोट करने का अधिकार रहता तो अब उनको वैल्यू मिलता, क्योंकि मजदूरों की एक बहुत बड़ी संख्या थी। तो जब लोग चुनाव में खड़े होते तो उनको पता रहता कि अगर ये मजदूर हमारे सपोर्ट में आ गए तो हम सरकार में जा सकते हैं। अब वो मजदूर आपके सपोर्ट में क्यों आएंगे? जब आप उनके लिए बेहतर काम करिएगा। अब काम क्यों करिएगा? जब वोट देगा। यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं है तो कोई उनके ओर ध्यान ही नहीं देता था। आपके अब आप लोग का भी नाम वोटर ID कार्ड में नहीं है, कोई नेता आपको पूछता है, प्रणाम करता है? हाँ, जेकर लगा, जैसे अब हमको लगा या एक आध दो बच्चा है में जेकर लगा कि देखे में लग रहा है कि हाँ एक नाम होगा, अरे थोड़ा ना पता है कि है, उसको तो लगेगा कि होगा। भैया याद है ना, हे दादा की उम्र के, पापा की उम्र के भैया फलना छाप, तो क्यों कर रहा है वो? क्योंकि आपसे उसकी जरूरत है। आप उसको क्यों सपोर्ट कीजिएगा जब वो मेरी जरूरत को पूरा करेगा? तो इस तरह की ये चीजें चल रही थी, समझ गए? तो ये सुधार अधिनियम खाली नाम मात्र था, इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। और तब जाकर के यहाँ पे मजदूरों ने फिर से संगठित होकर के यहाँ पे एक संघ बनाया, लंदन श्रमिक संघ। अब जीत जाएंगे तो थोड़ा ओकर मामला है, दिया था तू हम का जानेंगे। फिर तू प्रणाम कर, विधायक जी प्रणाम, मुखिया जी प्रणाम। अब मुखिया जी चाहे विधायक जी तनी हाथ रख के फट गए, विधायक जो बैठे लली, अरे बैल कहीं के, उसको तू चुना, नौकर है तो। और नौकर जो बैठ के गर्व ना कल जाए, ओकरा गर्व है के चाहिए कि वो हमारा जो बैठल है। यहाँ उल्टी हम अन्य गर्व कर रहे हैं कि फलना हमारा बैठल है तो बैठल है, हमरे चुनल है, हमरे भी बैठा, हमरे नौकरी तो बोले हमरे नीचे तू बैठल है, हमरे साथे बैठल है, तो हम गर्व करेंगे, तू गर्व करेगा कि मालिक के साथ बैठल है। चुने हम ना है जी, मालिक तो हम है, हम उसको गोर लगे तो हमको लगा था। आवाज है मुखिया जी, कौची मुखिया जी, हद हाल है।
हम देखते हैं, बोलते कोई के कि सबके अपना अपना व्यक्तिगत कुछ विचारधारा रहता है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक संघ बनाया गया, लंदन श्रमिक संघ। कब बनाया गया? 1838 के आसपास में। और यहाँ पे मजदूरों ने एक आंदोलन शुरू किया, चार्टिस्ट आंदोलन। ये लाइन तुम्हारे लिए अभी इंपॉर्टेंट हो गया है। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1838 में। कहाँ हुआ था? लंदन में, ये याद रखना, ठीक ना। लंदन में 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। के अरे तो आगे ही तो पीछे कैसे मार देते? लगे बुद्धि है तूने के, माने कि हम न बैठले बेंच पर, हम ना जाने कैसे लड़कन के फंसावल जा है। तू शांति रहो, आई एम विद यू, ओके। चलो इधर, एक तो बेचारा के साथ तंग करता है, ऊपर से इल्जामों लगाता है। आगे देखो, सुधार कुछ हुआ है अगर, तो वह जाके 1918 में, ये अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे जो भी स्त्री पुरुष सबको मिला था, इसे मुख्य रूप से महिला के मिला है, पुरुष के तो कुछ हिस्सा को पहले से मिलता था, सबको नहीं था लेकिन कुछ लोगों को था। लेकिन पहली बार 1918 में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। तो ये MBBI क्वेश्चन है, कल भी था शायद, हाँ टेस्ट में था। हाँ सब स्त्री पुरुष सबको, जो व्यस्क थे, और तो मजदूर वो स्त्री चाहे पुरुष न होगा, वही तो मिला है यहाँ पे। देखो जो व्यस्क थे, जैसे मान लो हमने के देश में कितना उम्र रखा गया है? 18 वर्ष। ब्रिटेन में भी शायद इतने हैं, 18 वर्ष है। वहां भी जो 18 वर्ष का होता है ना, उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। खैर उस टाइम पे जो रखा गया होगा उम्र, उस उम्र के जितने भी लोग थे या उससे अधिक के, उन सभी को यहाँ 1918 में वोट देने का अधिकार मिल गया, जिसमें महिलाएं भी थी, इसीलिए महिला से ज्यादा पूछता है, समझ गए। तो ये एक अच्छा चीज हुआ। उसके बाद देखो भारत में बात करो, यहाँ तो ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा जो भारत में इसकी शुरुआत 1850 के बाद हुआ, क्योंकि वहां से औद्योगिकरण को यहाँ आने में समय लगा। तो 1850 के बाद यहाँ भी इसकी शुरुआत हुई, और यहाँ के मजदूरों की भी परिस्थिति वही हुई, यहाँ के उद्योगों की भी परिस्थिति वही हुई जो अब तक हम लोग इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। सेम कहानी चलेगा, वैसे उनका शोषण होगा, वैसे कुटीर उद्योग का अंत होगा, वैसे ही ये लोग संगठित होंगे, वैसे ही ये लोग भी आंदोलन करेंगे, वैसे ही इन लोगों के लिए भी नियम कानून बनेगा, सब सेम टू सेम चलेगा। तो आज ये भारत में, अब देखिए सबसे पहले 1875 में का हुआ, ज्यादा उग रहा है, कम उग रहा है। ओ माय डॉग, ले ले देखो 1875 में यहाँ पे जब उद्योगीकरण आ गया, 1850 में लग रहा था कुटीर उद्योग तो धीरे धीरे बंद पड़ेंगे, और यहाँ के जो बड़े बड़े उद्योग लग रहे थे, फैक्ट्री लग रही थी, वो आगे बढ़ रहा था। ठीक, मजदूर के तो शोषण ये लोग कर रहा था। तो मजदूरों ने कहा कि हमारी स्थिति में सुधार होना चाहिए। उन लोगों ने उन फैक्ट्रियों के सामने अपना कुछ मांग रखा। तो 1875 में अंग्रेजी सरकार कहो या जो समझो फैक्ट्रीज कहो, जो भी था, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार हो गई। वो इनके मांगों को कुछ हद तक माना। क्यों माना? तो उसका वजह था ये प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, जो समझो। ये भी कंपनी है। पता था कि अगर हम इन लोगों की स्थिति में सुधार ना करेंगे तो ये छोटे कंपनी में चल जाएगा, वहाँ हमसे बेहतर स्थिति है, तो वहाँ चल जाएगा तो हमारी मजदूरी नहीं रहेगा, तो हम उत्पादन करेंगे कैसे। तो इस डर से, इस प्रतिद्वंदिता के डर से, इसका कंपनी ना चले, सिर्फ मेरा चले, इस डर से यहाँ पे कुछ नियम बनाए गए। मजदूरों के मांग के आधार पर एक यहाँ पे आयोग का भी नियुक्ति किया गया, और उसी के आधार पर 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट बनाया गया। अब इस फैक्ट्री एक्ट में क्या था अभी हम देखेंगे। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ये हो गया, पहला फैक्ट्री एक्ट कब बना था? 1881 में। समझ गए क्यों ये बना? तो डर था प्रतिद्वंदिता का, समझ गया, प्रतिस्पर्धा का। अब आगे देखो, इस नियम के अनुसार क्या किया गया, जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे उनको फैक्ट्री में नहीं रखा जाएगा। सोच लो, यानी उससे पहले 7 वर्ष से कम बच्चों को भी रखा जाता होगा, तभी तो ये नियम बना। 7 साल के लड़का फैक्ट्री में काम कर रहा है, 7 साल का, लेकिन कितना बड़ा होता है। जो तुमको
दूसरा तीसरा में पढ़ते रहता है वो, क्योंकि 5 साल में पहला में नाम लिखाता है। आज चलो 6 साल है, 5 या 6 जो भी है। तो अभी आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, हम सभी के घर में 5-6 साल के 7 साल के बच्चे होंगे। वो काम करते थे फैक्ट्री में, अरे कुछ नहीं कर सकता था, वो लोहा उठा और काम भी करवाता था तब 15-16 घंटा। मान लो 5 घंटा उसको काम कराता होगा, 8 घंटा उस बच्चे के लिए 8 घंटा, समझ लो कितना बड़ा काम है इतने छोटे छोटे लोगों को। और काम करवाने में एक चीज और था, गार्जियन ले जाता था करवाने, तभी तो करवाता होगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। सोचो कितना दयनीय स्थिति रहा होगा उन लोगों को कि अपने बच्चे को ले जाते थे काम करवाने के लिए 5 साल और 6 साल के। या तो यहाँ से उनका शोषण हो रहा है कि दयनीय स्थिति है तो मजबूरी में लेके जा रहे हैं, या फिर वहां के नियम में होगा कि तो बच्चा के ले जाएंगे। दोनों में तो उसका शोषण हो ही रहा है, चाहे अपने मर्जी से ले गया हो, चाहे कंपनी या नियम के मर्जी से गया हो, गया तो दोनों में है। और कोई भी माता पिता ना चाहता कि हमारा बच्चा अथियों से कमाए। अगर माए बाप के बस में आ जाए तो 7 पुस्तों की तो जमा करके तोरा छोड़ देवे कि तू ऐश करो। लेकिन सोचो क्या स्थिति थी उन लोगों की। तो ये चीज यहाँ पे कम किया गया कि इसको प्रतिबंध कर दिया कि नहीं, इतना नहीं। उसके बाद 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का काम के घंटा तय किया गया कि देखो 12 वर्ष के लड़का काम करता था, ठीक, कि बच्चा काम करता है, लेकिन इसका टाइम जो है वो कम होना चाहिए, ज्यादा टाइम तक इससे काम नहीं करवाएंगे। महिलाओं को भी काम के घंटे को तय किया गया कि इतना ही देर करवाएंगे। प्लस में इनको पुरुषों की तुलना में मजदूरी कम मिलती थी, तो वो तय किया गया कि कम से कम इतना मजदूरी तो इनको देना ही है। तो ये सब कुछ सुधार हुआ फैक्ट्री एक्ट आने के बाद। मजदूरों के असंतोष के कारण, हाँ दोनों जगह, मान लो दोनों जगह 1881 में यह किसकी सरकार है? ब्रिटिश कंपनी के। ऐसे 1881 में तो महारानी किया जाता है, क्राउन का शासन शुरू होता है 1857 के बाद। और ब्रिटेन में भी है, लगभग दोनों जगह रहेगा, समझ गया। आगे देखो, इतना चीज होने के बाद भी सोचो इनका स्थिति कितना दयनीय था कि इतना चीज होने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, वो जो चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा था। और फिर से यहाँ पे 1882 से 90 के बीच हमने के भारत की स्थिति है, 82 से 90 के बीच मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में 25 को तो खाली हड़ताल दर्ज हुआ है, जो दर्ज नहीं हुआ उस साइड कर दो। इतने दिन के अंदर में 8 साल के अंदर में 25 को हड़ताल हुआ है। मजदूरों ने हड़ताल किया था अपने स्थिति में सुधार करवाने के लिए, समझ गए। भैया के नंबर डाली जाओ लाइन से, समझ गया। इतना चीज है, क्लियर हुआ ये। तो भले फैक्ट्री एक्ट आ गया है लेकिन उसका कोई खास सुधार हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना कि ये लोग चाह रहे थे। अगर उतना हुआ होता तो ये 25 हड़तालें नहीं होती, समझ गए। आगे फिर देखिए क्या हुआ। 1919 में धीरे धीरे हम लोग वापस आ रहे हैं, एकदम आजादी की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1919 में ये याद रखना, किताबवा में तोड़ देवल होगा 1920, ठीक ना, तो उसको 19 कर लो क्योंकि 1919 ही है, इसके वेबसाइट पे 1919 है। काहे रे इसे क्या कर रहा है, जाओ ना। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहो या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ कहो, इसकी स्थापना हुई 1919 में। और इसकी स्थापना के साथ कोशिश किया गया कि पूरे विश्व के जितने भी मजदूर हैं उनको इससे जोड़ा जाए और उनके मांगों को, उनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए, उनके लिए काम किया जाए, उनके जो भी डिमांड्स हैं उनको पूर्ति करवाने का प्रयास किया जाए। उसी के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। उनकी समस्याओं को ये लोग रखते थे एक संगठन के रूप में बन के, समझ गए। इतना चीज है। आगे देखिए 1931 बोल रहे हैं, हाँ हमनी के भारत में 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मजदूरों का एक संघ बनता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में AITUC के नाम से भी जानते हैं, समझ गया। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? 31 अक्टूबर 1920। आप 1920 याद रखिएगा कम से कम, ठीक ना, ऐसे पूरा याद रखिए तो बढ़िया है। और इसका पहला जो अध्यक्ष बने वो भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय को इनका, अरे हाँ एक है, यहाँ प्रधान लिखा है, वही अध्यक्ष
ठीक, तो कौन बनाए गए? लाला लाजपत राय। समझ गए? तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 1926 में मजदूर संघ के अधिनियम बनाया गया, ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। और इसके द्वारा यहाँ पे जिन मजदूरों का नाम था, रजिस्ट्रेशन हो चुका था, यानी संगठन में जुड़े हुए थे, उनके लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं की गई, उनको मान्यता दिया गया। जैसे मान लो अभी हम ये कोचिंग चला रहे हैं, ठीक, तो पंजीकृत है, मतलब रजिस्ट्रेशन है। अगर है तो जो भी सुविधाएं है, सरकार जो नियम लाती है या सुविधा लाती है, दोनों हमको मिलेगा, पालन करना पड़ेगा। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सुविधाएं हमको नहीं मिलेगी। जैसे मान लो यहाँ पे आपका नाम रजिस्टर्ड है, आपका नाम रजिस्टर पे है, तभी तो यहाँ की जो भी सुविधाएं वो आपको मिल रही है। बगल में तो कितने सारे कोचिंग चल रहे हैं, तो क्या उनके बच्चों को भी हम दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? वो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो संघ में रजिस्टर्ड थे उनको कुछ मान्यता मिला, जो नहीं थे उनकी स्थिति तो वैसे भी दयनीय थी। उसके बाद देखो 1929 के आर्थिक मंदी, कौन भूल सकता है? अभी किसी को नहीं छोड़ा था, क्या ये मजदूरों को छोड़ेगा? मजदूरों पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। इसका बुरा प्रभाव का एक असर और देखने को मिला कि बेरोजगारी सब जब बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तो मजदूरों में फूट पड़ गया था, वे लोग टूट गए थे, जो उनमें एकजुटता थी वो खत्म हो गई थी इस आर्थिक मंदी के कारण। उसके बाद मजदूरों के अगर आंदोलन में बात करो, भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1930 के भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ ये लोग सपोर्ट किए थे, उनको साथ चले थे, क्योंकि खेरा आंदोलन जब हुआ था और उसके बाद जब अहमदाबाद आंदोलन हुआ था, तो अहमदाबाद आंदोलन मुख्य रूप से गांधी जी मजदूरों के लिए ही किए थे। तो आगे राष्ट्रीय आंदोलन में भी ये मजदूर लोग उसमें साथ होते हैं। फिर 1942 में जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे, तो उसमें भी मजदूरों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था, अपने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन किया था, औपनिवेशिक शासन के विरोध किया था और आंदोलन में अपना भूमिका महत्वपूर्ण रूप से निभाया था। तो ये इनका योगदान भी रहा है। ठीक, उसके बाद जब भारत के विभाजन हुआ तब एक गड़बड़ हो गई। भारत के विभाजन के साथ मजदूर की स्थिति भी खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि यहाँ पे विभाजन के बाद एक नया देश बना, एक उधर एक इधर और एक उधर, ऐसे था दो ही, लेकिन बांटा कितने हिस्सों में? मुख्य रूप से वो 3 हिस्सा कर दिया, 1 2 3। ये एक तुम्हारा है, एक जो है इधर और उधर। तो सोती उती नहीं है, आए घरे सोती है, तो यहाँ ऐसे क्या करते हैं, जब आते हैं तब इसको देखते हैं कि ऐसे कर रही है। तो देर से क्यों सोती है? टाइम से सो। तो बड़की मम्मी के इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मजदूरों का संगठन था वो 3 भागों में बंट गया। 3 भाग, रुको दम्मा धरो, आगे आने दो। कैसे टूटा देखिए, 3 गो बना। AITUC कहाँ बदल गया? 3 भाग में। कौन कौन? एक बना इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक, एक बना हिंद मजदूर संघ और एक बना यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सब्जेक्टिव में अगर पूछ देवे 2 नंबर के तो कोई टफ सवाल तुमसे नहीं पूछ रहा है, पूछ देवे कि AITUC कितने भागों में टूटा था, तो यही 3 है आपका जिसमें वो टूट गया। ठीक, अब टूटने के बाद तो आप हालात समझ ही सकते हैं। अगर वो टूट जाएगा तो उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो एक तरह से कहो कि बल जो है वो कम पड़ जाएगा, उसकी जो शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी। क्योंकि एक साथ मान लो 1000 मजदूर आंदोलन कर रहा है, उसमें उसको 3 भाग में बांट के 303 जगह कर दो, क्या दोनों का प्रभाव एक जैसा होगा? जहाँ 1000 होगा वहां पे जो मालिक है या जो सरकार है उसके ऊपर दबाव ज्यादा रहेगा, 300 वाले का उतना दबाव नहीं रहेगा। तो टूट गया था। खैर हम लोग आजाद हो गए, टूट गया, काम खत्म हुआ। आजादी के बाद भी सरकार ने मजदूरों के परिस्थिति में सुधार के लिए कई सारे कार्य
किए। जैसे सबसे पहले 1948 में अंडरलाइन कर लो, न्यूनतम मजदूरी कानून बनाया गया कि कम से कम इतना मजदूरी तो आपको देना ही होगा, इससे कम में कोई मजदूर काम नहीं करेगा। ठीक, तो ये एक तय कर दिया गया। फिर 1962 में भी केंद्र सरकार ने यहाँ पे एक आयोग की स्थापना किया जिसका नाम है राष्ट्रीय श्रम आयोग, और इसके तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो। ये भी हुआ तुमको कब? 1962 में। हाँ, तो वो सब तो बाद में योजनाएं आते रहा है, मुख्य रूप से कानून हम पढ़ रहे हैं, वो सब योजना है, समझा। जो तू नरेगा बोल रहा है, चाहे जवाहरलाल जो हुआ, या तुमको काम के बदले ना, ये सब योजना है। ये नियम आया, पहले नियम के तहत योजना आता है। पहले नियम लाएंगे, फिर उसके बाद उसके तहत कुछ योजना लाएंगे। इसे नियम आ गया कि मजदूर के परिस्थिति में सुधार करना है तो करना है, नियम है, ठीक है। तो सुधार कैसे होगा? तो उसके लिए योजना बनाया जाएगा, प्लानिंग किया जाएगा। तो नियम आने के बाद योजना आता है। तो दोनों चीजें की गई है सरकार के द्वारा। पहले उसमें क्या किया गया है? नियम लाए गए हैं, और उसके बाद कुछ योजनाएं भी लाई गई है, और वहां पे उनके परिस्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया है। लेकिन आज भी उनकी परिस्थिति बढ़िया नहीं है, ठीक ना। आगे देखो, कुटीर उद्योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले देखो, कुटीर उद्योग छोटे स्तर पर बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े उद्योग में आप जाइएगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, आप में कुछ योग्यता ढूंढा जाएगा, आपको शिक्षित होना चाहिए, कुछ स्किल होना चाहिए। कुटीर उद्योग में आपको आसानी से मिल जाता है, कम ही मिलता है लेकिन मिल तो जाता है, ठीक। और भी कई सारे ऐसे इसके महत्व हैं, ठीक। यहाँ पे कहा जाता है कि ये उनके जीविका के आधार हो जाते हैं। कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पे होते हैं, वहाँ के लोगों के जीविका के आधार बन जाते हैं, ठीक। आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन कोई काम बहुत बढ़िया करते होंगे। हाँ, ये तो कुटीर उद्योग है। अभी फैक्ट्री जो बड़का बड़का कोचिंग है उसको समझ लो। अब हम किसी का नाम कैसे ले? बहुत सारा है, ठीक। जेकरा पूरे देश में ब्रांच है, वो है बड़ा उद्योग। हमारे एक जगह नहीं चल रहा है ना जी। कितने सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन नाम सुनना पड़ रहा है, ठीक। अभी ऐसे काका सुना, आगे ये सब छेनी हथौड़ी के मार है। उसके बाद फिर बेअसर हो जाएंगे, ये सब तो सुनते आ रहे हैं। सरकारी सबके लाज शर्म लगता है। अरे इतना ना बात गाड़ी सुनते रहते हैं, सुनते सुनते थेथर हो गया है, ओकरा असरे न है, सुन लो। आगे देखो इधर, तो यहाँ पे आजीविका के आधार बना हुआ है। छोटे स्तर पर हम लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है ये, और इसके महत्व को गांधी जी बहुत बेहतर से समझते थे। इसीलिए गांधी जी इसके बारे में कहे थे कि लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। अनुकूल मतलब उसके लिए पॉजिटिव चीज है। इसलिए भारत में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग होनी चाहिए, और हम लोग के नीति निर्देशक तत्व में भी इस बात को डाला गया है, गांधी जी के इस विचार को। ये तय किया जाता है पैसा के मामले से, समझा। और ये मिलेगा तुमको, ऐसे भूगोल में पढ़ना था 8 क्लास में। अरे लघु है कि कुटीर है कि तुम्हें एथी है, बड़ा उद्योग है, ये निर्भर होता है कि तुम कितना पूंजी लगाए हो, और वो तुमको मिलेगा। इकोनॉमिक्स के जब लास्ट चैप्टर पढ़ेगा ना, तो वहाँ आ जाएगा, वहाँ डेफिनेशन कर लेना कि कौन कुटीर में। वो सवाल भी पूछता है कि हम इतना करोड़ पैसा लगाए हैं, बताइए ये कौन सा उद्योग है। तो ऐसे करके तुमको देगा, ठीक। अब वो डेटा बदलते रहता है। अब मान लो आज से हम लोग चलो 1907 में जब टाटा कंपनी खुला था, उस टाइम पे मान लो 10 लाख 20 लाख काफी होगा बड़ा उद्योग खोलने के लिए। क्या 10 लाख 20 लाख में बड़ा उद्योग हम खोल सकते हैं? करोड़ों रुपया चाहिए। तो रकम जो है वो क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है। हम लोग किताब में जो रहेगा उसके अनुसार चलेंगे, आप बांटेंगे उसको, ठीक। तो ये समझ गया। तो यहाँ पे गांधी जी भी इसके महत्व को समझते थे। इसको एक और महत्व इसका क्या है और इसकी खासियत है कि हम इसको बहुत कम पूंजी में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसको शुरू करने में ज्यादा पूंजी की जरूरत तुमको
नहीं है, बहुत कम लगा करके हम इसको शुरू कर सकते हैं। और जब हम इसको शुरू करते हैं तो ये सामाजिक आर्थिक प्रगति व संतुलित क्षेत्रवार विकास के लिए एक शक्तिशाली औजार बन जाता है। अगर कुटीर उद्योग हो तो छोटे स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उनका भी तो इनकम बढ़ेगा। तो उनका जब इनकम बढ़ेगा तो देश की स्थिति बेहतर होगी, उसका स्थिति बेहतर होगा। लेकिन बड़े उद्योग के सामने छोटे उद्योग टिक नहीं पाते हैं, उनके सामान के मांग बाजार में ये नहीं है, तो वो तो चुन चुन के अपना ले जाएगा मजदूर, बाकी लोग तो बेकार बैठिए। समझ गई? तो ये चीजें हो रही है। आगे देखिए, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के विकास के पूर्व भारतीय निर्मित वस्तुओं का विश्वव्यापी बाजार था। जब औद्योगिकरण नहीं आया था उसके पहले भारत के वस्तुओं के मांग तो पूरे विश्व में था। अगर नहीं होता तो ये लोग समुद्र पार कर करके यहाँ क्यों आते? उसी के लिए तो आए थे, वस्त्र और मसालों के लिए। तो यहाँ के मांग तो पूरे विश्व में था, और इसमें से ज्यादातर जो था, ज्यादातर समझो कि लगभग सब क्या चीज था? हाथ का बना हुआ, उसमें हाथ का प्रयोग किया जाता था, और यहाँ पे बनता था, हाथ से बना हुआ था। उस टाइम में वो न आगे था, आज भले वो पीछे हो गया है इनके सामने, लेकिन उस टाइम पे वो आगे था। एकदम महीन धागा के कपड़ा बनता था। एक तसर सिल्क होता है, सिल्क के अलग अलग नाम है, तो उसमें एक सिल्क होता है तसर सिल्क, जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला माना जाता है। जो बनारस के कपड़े साड़ी है वो, फिर बालू चेरी साड़ियाँ, अभी आप महिलाएं लोग बता सकती है कैसा होता है। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ी, हाँ किनारे कुछ डिजाइन वगैरह। मद्रास की प्रसिद्ध लुंगी, ये सब के मांग ब्रिटेन में था। और ब्रिटेन में भी कौन? जो उच्च वर्ग के लोग थे वो मांग करते थे। उच्च वर्ग के मांग कर रहे तो नीचे वर्ग वाला तो बेचारा इसी होकर कॉपी करता है। समझो ये हमारे वस्तुओं का कितना प्रभाव था विश्व में औद्योगिकरण के पहले। और ये सब मुख्य रूप से ज्यादातर देखो तो कहाँ उत्पादन होते थे? कुटीर और लघु उद्योग में। बड़े बड़े उद्योग थोड़े थे। कुटीर और लघु उद्योग अपने देश की भी पूर्ति कर रहा था और विदेशों में भी पहुंचा रहा था। महत्व समझ में आ रहा है कितना महत्व था इसका? ठीक। लेकिन जब यहाँ पे औद्योगिकरण आएगा तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। आज के डेट में बात करो तो आज के डेट में भारत से जो निर्यात होते हैं वस्तु, उसमें तुमको रुई, सिल्क, छींट, फिर रंगारंग, ये सब कुछ है। यहाँ पे बर्तन है कि बर्तन है, देखो तो कुछ ही है, जो भी है ऊनी कपड़ा है। इन सब चीजों के आज भी है। इसके अलावा कई सारे चीजें जिनका आज भी आदान प्रदान होता है। बर्तन होगा, बर्तन लिखाइल होगा, देख लो। अब जो भी है, तो इन सब वस्तुओं का क्या होता था? आज भी निर्यात होता है, यानी हम दूसरे देश में भेजते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे चीजें जिसको हम दूसरे देश में भेजते हैं, और बड़े उद्योग से भी कई सारे चीजें जिसको हम भेजते हैं। कई सारे चीजों को छोटे से लेकर बड़े तक के हम अपने देश में मंगवाते भी हैं, खरीदते भी हैं। तो ये दोनों कार्य आज चल रहे हैं। बस हो गया है, घड़ी मत देख, 2 पेज और है। अब देखो, आजादी के बाद 6 अप्रैल 1948 को इसके लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के महत्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसको प्रोत्साहन दिया गया, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। सरकार की तरफ से कुछ फंडिंग दी गई ताकि कुटीर उद्योग आगे बढ़े। आज भी मिलती है। अब छोटा मोटा उद्योग ये सब लगाना चाहें तो सरकार आपको लोन देती है कि ठीक है आप ये लोन लो और अपना शुरू करो। ठीक, तो इस तरह से उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 1952-53 में कुटीर उद्योगों के लिए 5 बोर्ड बनाए गए, जिसमें से कुछ नामी है, जैसे हाथकरघा के लिए, सिल्क के लिए, खादी, नारियल, जटाई, इन सब कुछ चीजें हैं जो उस टाइम पे उद्योग होते थे। तो इन सब के लिए 5 बोर्ड बनाए गए। बोर्ड मतलब सरकार के तरफ से कि तुमको, जैसे कैसे तो बिहार बोर्ड है, वो क्या करता है, पूरा तो एग्जाम ये सब करवाता है, सर्टिफिकेट ये सब बना के देता है। तो इसी यहाँ पे कुटीर उद्योगों को चलाने के लिए, उसको कैसे चलाना है, ये सब पूरा नियम कानून जो भी है वो सब बनाता था, उसको सुविधाएं उपलब्ध करवाता था ताकि वो बेहतर तरीके से आगे बढ़े। तुमको कुछ आइडिया देगा कि कैसे अपने उद्योग को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह के काम यहाँ पे किए गए। फिर 1956 से 77 के बीच औद्योगिक नीति में कुटीर उद्योगों की प्रोत्साहन की बात की गई, इसको आगे बढ़ाया जाइए, इसको आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था तो उसमें भी इसको रखा गया था कि इसको भी आगे बढ़ाना है हम लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे भी ज्यादातर लोग किससे जुड़े हुए थे? भारत के लोग तो मुख्य रूप से यहीं पे थे। सब लूट के तो अंग्रेज ले गया था। कुछ बड़े उद्योग थे, मुख्य रूप से छोटे ही बचे थे, तो इनको आगे बढ़ाना था। ऊपर से गांधी जी का
यहाँ पे पूरा विचार था कि कुटीर और लघु उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है, समाज के अनुकूल है। तो उस चीज को भी ध्यान में रखा गया और इसको प्रोत्साहन दिया गया, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। फिर जुलाई 1980 को भी औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी की गई, कुछ नियम कानून बनाए गए और उसके बाद यहाँ पे बात किया गया इसमें किसका, कृषि आधारित उद्योगों की बात कही गई और लघु उद्योगों की सीमा भी बढ़ाई गई कि कुछ लघु उद्योग को और ज्यादा क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ावा देना है। कृषि उद्योग जो है उसको बढ़ावा देना है। कृषि उद्योग जानते हैं वैसा उद्योग जो कृषि पर डिपेंड हो, तो उन सबको अब जब कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा तो उनका डिमांड बढ़ेगा। जैसे मान लो हम चीनी का उद्योग लगा दिए, कृषि उद्योग है वो, या कृषि जनित उद्योग कहो लगा दिए, तो उसको ईख के जो समझते हो उसकी जरूरत तो पड़ेगा, ठीक, ईख की जरूरत पड़ेगी ना। ईख कौन देगा उसको, किसान देगा। तो किसान उत्पादन करेगा क्योंकि उसका मांग है पहले से ही, तो उत्पादन करेगा तो उसको पता है कि हमको बढ़िया दाम मिल जाएगा। तो इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, ठीक। अब इतना तक तो चैप्टर में मुख्य बातें थी, लेकिन अब हम लोग आते हैं अंतिम निर्णय पर। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने तो लगातार कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। एक तरफ ये काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग भी आ रहे हैं, औद्योगिकरण अभी भी चल रहा है, तो बड़े बड़े भी उद्योग आ रहे हैं और आज भी इन कुटीर उद्योगों के सामने वही चुनौती खड़ी है, वही चुनौती इनके सामने है जो पहले थी। आज भी वो इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, आज भी इनका परिस्थिति बदतर है। आज भी यहाँ के जो मजदूर हैं उनका परिस्थिति वही है जो पहले हुआ करती थी, पहले से थोड़ा बेहतर है, लेकिन जितना बेहतर होना चाहिए था उतना बेहतर तो नहीं है। कुछ हुआ है सुधार की, जैसे काम का समय तय कर दिया गया कि 8 घंटे, ठीक, उससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा आप काम करवाते हैं तो उसका वेतन आपको देना पड़ेगा। छुट्टी तय कर दी गई है कि कम से कम इतना छुट्टी मिलेगा। महिलाओं के लिए और ज्यादा व्यवस्था कर दी गई है, उनको उनके शारीरिक चीजों को देखते हुए उनको कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी दिया जाता है। तो इस तरह के कुछ सुधार हुए हैं, कुछ आपको अधिकार दिए गए हैं, अपने मांग रखने के लिए दिए गए हैं, फिर भी उतना बेहतर नहीं हुए हैं जितना कि होना चाहिए। और मुख्य रूप से ये जो जितने नियम है वो बड़े बड़े उद्योग में है, छोटे लेवल पे आ जाओ तो कोई नियम कानून नहीं है, अभी भी वही चीज चल रहा है। तो ये तुम्हारे इस चैप्टर में मजदूरों का परिस्थिति, उद्योग जो भी था वो यही है। यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर हुआ खत्म।